मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़, कैमूर में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर 4th पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का अध्ययन का विषय होगा डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड। इसका पहला पार्ट हम आज देखेंगे। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है समझने के ख्याल से। तो आज हमारा इसका पहला पार्ट हुआ कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। हम लाभ का निस्तारण किस प्रकार करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, या बड़ी कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, सबका एक उद्देश्य रहता है प्रॉफिट अर्निंग। और उस प्रॉफिट का किस प्रकार हम डिस्पोजल करेंगे, कैसे उस लाभों का बंटवारा कैसे करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एकाकी व्यवसाय है तो एक व्यक्ति उसके लाभ का हकदार होता है। अगर साझेदारी व्यवसाय है तो वैसी स्थिति में जितने साझेदार होते हैं वे लाभ के अधिकारी होते हैं। लेकिन कंपनियों में, चूंकि हम लोग बड़े पैमाने पर ही बिजनेस की बात करें, तो कंपनियों में कंपनी के मालिक अंशधारी होते हैं और स्वामी, उन्हें ही कहा जाता है कंपनी के स्वामी अंशधारी हैं। इसलिए कंपनी को होने वाले लाभ का बंटवारा उन अंशधारियों के बीच ही किया जाता है। लेकिन संपूर्ण लाभ को सिर्फ अंशधारियों में बांट नहीं दिया जाता है, बल्कि भविष्य की योजनाओं के लिए, भविष्य में व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में प्रोविजन, रिजर्व और सरप्लस में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम उसी क्रम में अब हम डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट की चर्चा कर रहे हैं। लाभों के निस्तारण से आशय लाभों को विभिन्न संचयों में हस्तांतरित करने, लाभों के लाभांश के रूप में वितरित करने, अंशधारियों को बोनस देने आदि से है। अब लाभांश किसे मिलेगा? कंपनी के अंशधारियों को। स्वाभाविक है कंपनी के अंशधारियों को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का स्वामी होने के नाते कंपनी में होने वाले लाभों पर अंशधारियों का ही अधिकार होता है। परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की वैधानिक व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप कंपनी में हुए लाभों की रकम को सीधे अंशधारियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात 2013 के पूर्व ऐसी व्यवस्था थी कि अंशधारियों में बांट दिया गया कुछ रकम, लेकिन 2013 में कंपनी अधिनियम में संशोधन हुआ और वहां जो बना है उसमें है कि समूचा लाभ अंशधारियों में ही विभाजित नहीं करके, बल्कि कंपनी के भविष्य के लिए उसकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि आए दिन देखने में मिलता है कि बहुत सी कंपनियां जो लाभ होता है, लाभ को तो वो प्रतिवर्ष बांटते चली गई अपने अंशधारियों में, और भविष्य में किसी तरह की परेशानी होने पर आर्थिक आवश्यकताओं की वह पूर्ति नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर हो जाती हैं। इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 में यह प्रावधान किया गया, यह प्रोविजन बनाया गया कि लाभ का संपूर्ण
रकम, लाभ की संपूर्ण रकम सिर्फ अंशधारियों में नहीं वितरित कीजिए, बल्कि रिजर्व और अन्य चीजों के लिए भी आप कुछ उसका हिस्सा बचा करके तो उसी का हम अध्ययन करें। तो कंपनी के वार्षिक खाते तैयार हो जाने तथा उनका अंकेक्षण हो जाने के उपरांत कंपनी के संचालकों की सभा में यह निर्णय किया जाता है कि चालू वर्ष के शुद्ध लाभ एवं गत वर्ष से लाए गए लाभ से शेष का निपटारा किस प्रकार किया जाए। यह संचालकों की सभा में संचालक मंडल जो होता है वो तय करता है, क्योंकि वही पूरे व्यवसाय को चलाता है। अंशधारी तो सीधा तो उनका कोई दखल होता नहीं है, काम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही है कि वो संस्था उस कंपनी को चलाए, उस पर नियंत्रण रखे, सारा काम करे। हाँ, स्वामी शेयर होल्डर होते हैं और जो भी उसका लाभ होता है वह उनमें वितरित होता है। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि ऐसा नहीं कि समूचा लाभ सिर्फ अंशधारियों को दे दिया जाए और फिर अगले साल अगर किसी तरह की परेशानी होती है, आर्थिक कठिनाई आती है, तो फिर अब किसका मुंह देखेंगे। तो उससे बेहतर है कि उसमें से व्यवस्था हो। तो वही संचालक मंडल जो है वो जो है अपनी सभा में यह निर्णय करेगा कि हाँ, जो इस साल जो लाभ हुआ या पिछले साल के लाभ में से कैसे हम इसका निपटारा करें, कितना किस फंड में रखा जाए। ऐसा करते समय वे इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि अंशधारियों को पर्याप्त उचित लाभांश एवं बोनस दिया जाए। ऐसा नहीं कि उनको कुछ न दिया जाए और सारा संचित कोष में ही चला जाए, नहीं, उन्हें पर्याप्त उचित लाभांश एवं बोनस देने के साथ साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति को भी सुदृढ़ रखने हेतु पर्याप्त संचयों एवं कोषों का निर्माण भी किया जाए। संचालक मंडल का यही ध्यान रहता है और इसी के अनुसार वह निर्णय लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि लाभों के वितरण एवं नियोजन का अध्ययन दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। ये दो शीर्षक क्या हैं? तो पहला, अंशधारियों को मिलने वाला लाभ अर्थात विभाजन योग्य लाभ, और दूसरा संचय एवं कोषों में से लाभ का हस्तांतरण अर्थात एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन दो बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला कि अंशधारियों को मिलने वाला लाभ कितना, उनको लाभ का जो है हिस्सा दिया जाए, कितना दिया जाए, मैंने अर्थात इसी को कहते हैं विभाजन योग्य लाभ। और दूसरा है कि संचय एवं कोषों में से लाभ का हस्तांतरण। और कंपनी अधिनियम 1956 की नवीन अनुसूची 6 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में लाभ हानि विनियोजन खाता का उल्लेख नहीं किया गया है। अब यहाँ इनके अनुसूची में कोई उल्लेख नहीं कि लाभ हानि नियोजन खाता या विनियोजन खाता रहेगा या नहीं रहेगा। अब विनियोजन के मदों में स्थिति विवरण में रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत प्रकट किया जाता है। अर्थात रिजर्व और सरप्लस आपका क्या रहेगा यह हमें दिखाना है। अतः लाभों के निस्तारण के लिए अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में ही सब कुछ हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि एप्रोप्रिएशन और डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, कैसे डिस्पोजल प्रॉफिट का होगा, लाभों का विनियोजन या निस्तारण किस प्रकार किया जाएगा। तो लाभों के विनियोजन या निस्तारण के लिए रिजर्व एंड सरप्लस के संबंध में दिए जाने वाले नोट में दर्शाया जाता है। एक नोट बनाया जाता है। अब्दुल
नई जो व्यवस्था है उसमें एक नोट बना दिया जाता है और उसी में ये रिजर्व और सरप्लस जो है इनको दर्शाया जाता है। तो उसका नमूना हम लोगों के सामने है। अब इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस कैसे बनेगा। तो इसमें सबसे पहले सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो सरप्लस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, सरप्लस क्या है? तो उसके आमदनी और खर्चों का अंतर। अगर आमदनी या कहें हम कि इनकम उसके एक्सपेंडिचर से अधिक है तो वह प्रॉफिट होगा। तो वही है कि सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें हमें सरप्लस का पता चलेगा कि कितना सरप्लस है। तो सबसे पहले उस सरप्लस को लिखेंगे कहां से? तो एज पर लास्ट बैलेंस शीट। एन अगर कोई लास्ट बैलेंस शीट हो है वो तो रहेगा ही, रहना ही है, तो उसमें से जो है हम उसके सरप्लस को लिखेंगे। उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब करेंगे यह जो होगा वो पिछला सरप्लस है, और जो नया प्रॉफिट होगा इस साल का करेंट ईयर का उसको ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये तो हो गया हमारा आमदनी का हिस्सा। अब इसमें से हम घटाएंगे जो एप्रोप्रिएशंस होंगे, जो विनियोजन होंगे, कहां कहां जो है इसमें से कितनी राशि जो है ट्रांसफर की गई है उसकी चर्चा करेंगे। तो ये एप्रोप्रिएशंस हैं। इसमें पहला होगा कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अर्थात उसमें से कितना जो आया टोटल जो हमारा जोड़ आया पिछले साल के सरप्लस का प्लस करेंट ईयर के प्रॉफिट का, इसमें से अब हमने घटाया कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितनी राशि ट्रांसफर हुई। नेक्स्ट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ऐसा सभी रिजर्वों की चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह ध्यान में होगा, अन्यथा इससे आप घर जाएंगे अपनी बुक्स में देखेंगे, या मैंने जो नोट्स दिया है ई नोट्स दिया है या मैंने बताया है, हो सकता है वो भूल गए हों, लेकिन जो नोट्स है उस नोट्स में इसकी चर्चा है। तो वही देखेंगे कि ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मैंने कहां कहां अभी इन सबों को लेस करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या क्या हम इसमें करेंगे। तो ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, जो प्रस्तावित लाभांश है इक्विटी शेयर पर वह। इसके बाद प्रोपोज डिविडेंड इन प्रीफरेंस शेयर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमने शेयर जो हमारा अलग से एक चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि शेयर जो है दो तरह मैंने एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रीफरेंस शेयर होता है। तो इसमें वही कह रहा है कि प्रोपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर में कितना डाला गया है और फिर जो है कितना प्रोपोज डिविडेंड है प्रीफरेंस शेयर में। इसके अलावा बोनस शेयर और फिर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जो भी हम अपने लाभ का हिस्सा कहीं भी हस्तांतरित करेंगे तो जो हमें पूरे लाभ पर टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तो उसमें कितना टैक्स हुआ इसको हम करेंगे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, अर्थात इसको हम कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब तो इन सबों को घटाने के बाद वो जो हमारा प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट में से इन सभी को घटाने के बाद जो हमें शेष राशि प्राप्त होती है, अब उसी को हम शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांटेंगे। यही ध्यान हमको रखना है। अब आगे हम चर्चा करेंगे
प्रस्तावित समता लाभांश जो प्रपोज इक्विटी डिविडेंड है, तो उस पर किस रेट से क्या है तरीका, इसको हम ध्यान देंगे। तो प्रस्तावित समता लाभांश, और एक तरफ हमारा लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि संचय में अंतरित होने वाली राशि, चालू वर्ष के लाभों का प्रतिशत। तो यह देखेंगे इसमें कितना जो है ट्रांसफर करना है। तो इसमें कह है कि चुकता पूंजी के 10% से अधिक किंतु 12.1/2 अर्थात 12.5% से अधिक नहीं अगर हो तो 2.5%। ख है कि चुकता पूंजी के 12.1/2% से अधिक किंतु 15% से अधिक नहीं, तो वैसी स्थिति में 5%, माने संचय में अंतरित राशि हो सकती है। या संचय में कितनी राशि ट्रांसफर हो सकती है, इसका विवरण है, यह ध्यान रखेंगे। तो वही ध्यान देना है कि अगर चुकता पूंजी के 10% से अधिक और 12.5 इसको कह लीजिए या 12.1/3% से अधिक ना हो तो 2.5%, और चुकता पूंजी के 12/1/2% से अधिक किंतु 15% से अधिक नहीं, तो वैसी स्थिति में 5%। उसी तरह से चुकता पूंजी के 15% से अधिक परंतु 20% से अधिक नहीं हो तो 7.5%, और घ है कि चुकता पूंजी के 20% से अधिक यदि अधिक हो तो 10% राशि जो है वह संचय में हस्तांतरित होगी। और कहां से होगी, तो चालू वर्ष के लाभ का यही प्रतिशत होगा। तो अब हम चर्चा अब देखिए, अब इसके बारे में जो हमारा नया जो कह सकते हैं कि कंपनी अधिनियम अर्थात 2013 के अनुसार कंपनी अपनी स्वेच्छा से किसी भी राशि का संचय अथवा संचयों में अंतर कर सकती है। यह ध्यान दीजिए कि अब क्या कहता है कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अनुसार कंपनी अपनी स्वेच्छा से किसी भी राशि का संचय अथवा संचयों में अंतर कर सकती है। अर्थात यह एक दे दिया, क्राइटेरिया दे दिया कि इतना होना चाहिए, लेकिन अगर कंपनी को आवश्यकता है अपनी उसके जो है उसका अपना मानदंड है, अपना स्टैंडर्ड के अनुसार वह इसमें थोड़ा अंतर भी कर सकती है। अब हम चर्चा करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व में से किस तरह कैसे जो है हम डिविडेंड का डिक्लेरेशन करेंगे, उसको कैसे बंटवारा करेंगे। इसमें है कंपनी अधिनियम के अनुसार संचयों में से लाभांश की घोषणा, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट हमारा कम है, तो ऐसी स्थिति में और चूंकि अगर शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड नहीं देंगे तो उनका विश्वास कंपनी पर से उठ जाएगा, हो सकता है अपनी पूंजी वे वापस लेने लगे, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और कंपनी की साख गिरेगी। तो इसलिए कंपनी चाहती है कि हम अपने अंशधारियों को भी एक नियमित रिटर्न देते रहें, जो है अन्य कंपनियों में या पूरे जो है बाकी जगहों पे यह गलत संदेश न जाए कि नहीं कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया या बहुत ही कम दिया। इसलिए वो जो रिजर्व है उसमें भी खास करके जो जनरल रिजर्व जो कहलाता है या ओपन रिजर्व जिसको कहते हैं, वह ऐसी ही परिस्थितियों से बचने के लिए होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आए, क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व में से तो हम नहीं दे सकते, वह तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वह तो उस विशेष कार्य के लिए होता है जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है, लेकिन जनरल रिजर्व से हम तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि कैसे हम देंगे, इस चीज को हमको समझना है।
तो कंपनी अधिनियम के अनुसार संचयों में से लाभांश की घोषणा केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए निर्देशों के अनुसार ही की जा सकती है। इसमें इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है दिशा निर्देश जारी किया है कि कितना आप दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले ही हम लोगों ने देखा कि एक बनाया हुआ है प्रतिबंध कि ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है आप शेयर होल्डर्स को ही दे दीजिए और कंपनी की आर्थिक स्थिति पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सरकार भुक्तभोगी है। ऐसा बहुत भुगत चुकी कि बहुत सी कंपनियां जो बड़े ही अच्छे स्थिति में थी, बहुत अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती थी, बहुत अच्छा लाभ कमाती थी, और कुछ समय बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो दिवालिया होने की स्थिति में आ गई। बहुत जो उसके से माने कहिए कि संचालक वे लोग कम छोड़ करके भाग गए। तो इसलिए 2013 में कंपनी ने यह अधिनियम बनाया और 2014 में भी बना है अधिनियम। तो निर्देश वही करा है कि अब जो है केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए निर्देशों के अनुसार ही की जा सकती है, अपने मन से नहीं। तो संचय में से लाभांश की घोषणा के संबंध में केंद्रीय सरकार ने लाभांश घोषणा नियम, डिविडेंड डिक्लेरेशन, वही का यही हमारा हेडिंग भी है कि हम यही जानना चाहते हैं। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन एक्ट बनाया है, कौन सा? 2014। अब जो है तो हम कहेंगे कि डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल्स 2040 के अनुसार निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है कि घोषित किए जाने वाले लाभांश की दर गत 3 वर्षों की औसत लाभ दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यह ध्यान देना कि जो लाभांश घोषित किया जाएगा उसका दर जो होगा, जो पिछले गत 3 वर्ष अर्थात जो पिछले 3 वर्ष के लाभ हैं उनके औसत, उनका औसत होगा। जैसे मान लीजिए पिछले वर्ष का लाभ किसी साल 5% हो, किसी साल 4% हो, किसी साल 6% हो, तो इस सभी को जो 7, 5, 11, 4, 15 हो गया। 15 में हम 5 से भाग दिया, औसत निकाले तो 5 आया, तो मैंने अर्थात 5% होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि गत 3 वर्षों की औसत लाभ दर से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10% दे दीजिए, यह ध्यान रहना चाहिए। दूसरा है कि संचय से आहरित राशि, संचय से जो राशि निकाली जाएगी उसी को आहरित राशि कहते हैं, कि जो ट्रांसफर की जाएगी। तो संचय से आहरित राशि चुकता पूंजी क्या? पेड अप कैपिटल एवं फ्री रिजर्व के योग के दोनों का योग करके उसका 1/10 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संचय से आहरित राशि से सर्वप्रथम उस वित्तीय वर्ष की हानियों को अपलिखित किया जाना चाहिए। मान लीजिए हानि, अगर हानि की स्थिति आ गई है तो सबसे पहले संचय की वह जो राशि होगी उससे जो है उसके हानियों को अपलिखित कीजिए। इसके बाद तब फिर लाभांश की बात हम करते हैं। दूसरा है कि इस प्रकार आहरित संचय जो होगा, इस प्रकार आहरित संचय के पश्चात शेष संचय कंपनी की पेड अप कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। जो शेष हमारा संचय है, जो शेष बचेगा, जो हम ट्रांसफर करेंगे संचय में से, और उसके बाद तो वह 15 कंपनी की चुकता पूंजी के 15% से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद चौथा है कि कोई भी कंपनी तब तक लाभांश घोषित नहीं कर सकती जब तक कि उसके गत वर्षों की हानियों तथा अलिखित ह्रास को अपलिखित न किया गया हो। यह ध्यान रहेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पहले जो है उसके गत वर्ष की हानियों को अपलिखित करेंगे और जो ह्रास होगा उसको अपलिखित करेंगे। इसके बाद ही लाभांश की घोषणा की जाएगी। अब संचय में विकास छूट संचय की राशि सम्मिलित की जा सकती है।
किंतु पूंजीगत संचय तथा संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचय की राशि सम्मिलित नहीं होगी। यह ध्यान रहे, जो पूंजीगत संचय अर्थात किसी अस्थायी संपत्ति के निर्माण के लिए उसके लिए कोई अगर संचय किया गया हो, या संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए, मान लीजिए कि कोई संपत्ति है, उसकी कीमत कम हो गई है, तो उससे जो है अब दूसरी संपत्ति खरीद लिया जाए, तो वह पुनर्मूल्यांकन करने के बाद उसकी कीमत बहुत कम हो गई है, तो अब दूसरी संपत्ति खरीद ली जाए, तो कह रहा है कि उसके लिए जो संचय किया गया होगा उसमें से नहीं करना है, यह ध्यान रखना है। हाँ, विकास छूट संचय एक होता है संचय में ही, कि विकास के लिए जो है संचय होता है या छूट के लिए होता है, तो उसको इसमें सम्मिलित हम कर सकते हैं। तो यह तो हुई छात्रों हम लोगों का डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिए हुए व्याख्यान को आप लोगों ने समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो मैं साथ में मैंने ई नोट्स भी लगाया है, तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यह समझ में आएगा। इसे आप अपने घर में फिर दोबारा चाहे तो इसको डाउनलोड करके या इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हो, आपके लिए हमेशा के लिए काम आ जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में कि आप लोगों को अच्छे तरीके से हम लोग समझाएं, किसी तरह की परेशानी ना हो। बावजूद इसके अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कहीं लग रहा हो कि शंका हमें है, नहीं समझ में आई बात, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि आज की दुनिया ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में जिस तरह से हम चाहें जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैंने इसके अलावा कई माध्यम हैं। बहुत चीजें को तो हम लोग जानते भी नहीं हैं, क्योंकि हम लोग पुराने युग के हैं। धीरे धीरे आप ही लोगों से, बच्चों से ही प्रेरणा लेके हम लोग थोड़ा बहुत यह कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगा, कोई जो भी शंका हो उसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, ताकि हम लोग फिर उसका समाधान कर सकें। धन्यवाद।